के कार्यक्रमों में टॉपिक कुछ और दिया जाता है, वक्ता कुछ और बोलते हैं और तभी उस कार्यक्रम की जीवंतता भी बनी रहती है। ज्यादातर लोगों को आपने सुना वो मन की बात कह रहे थे। अब सोसाइटी में मन की बात कहने का ही प्रचलन है, जन की बात का कम है और संवाद एक तरफा है। तो मेरा टॉपिक तो है पत्रकारिता स्टूडियो और डेस्क तक सीमित, जमीनी रिपोर्ट गायब क्यों। लेकिन इससे बड़ी बात जो अरविंद जी ने, और वो बधाई के पात्र हैं कि लोकतंत्र, मीडिया, जन सरोकार के बदलते स्वरूप पर जन चेतना की चिंता और चिंतन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय संवादी उत्सव, ये बड़ा टॉपिक मैं समझता हूँ। इस पर बोलने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि जो चुप रहा तो मेरा जमीर मार डालेगा, जो चुप रहा तो मेरा जमीर मार डालेगा, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। इस समय दौर ये है कि अगर आप चुप रहते हैं तो एक कशमकश है, बोलते हैं तो फंसने का डर है। और अभी मैं बातें सुन रहा था मीडिया के बारे में। अक्सर से जब मीडिया की चर्चा होती है तो बात ये होती है कि अब वो नैतिकता नहीं है, अब मीडिया का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। और दरअसल बात ये है, और पहले के जमाने में ऐसा था, अब के जमाने में ऐसा है। मेरी सोच, मेरी मान्यता इस सबसे अलग है। मैं सोचता ये हूं कि अगर मुझसे अच्छे वाली पीढ़ी बहुत नैतिक थी तो हम लोग अनैतिक कैसे हो गए? अगर वो अच्छे थे तो हम खराब कैसे हो गए? अगर पिता अच्छा होगा तो पुत्र खराब कैसे हो जाएगा? एक हो सकता है, अगर उसके 3 होंगे तो तीनों तो नहीं हो सकते। सब तो खराब नहीं हो सकते, पूरी पीढ़ी खराब नहीं हो सकती। पहली बात तो मेरी मान्यता ये है। दूसरी बात, जहां तक नैतिकता की बात आती है, सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अगर मीडिया में आप नहीं है, किसी भी फील्ड में, तो आप सबको अपने सीने पर हाथ रख के सोचना चाहिए कि कितने जायज तरीकों से, कितने नैतिक और मानवीय मूल्यों से हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? एक इंसान के तौर पर हमारे मानवीय और नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं कि सिर्फ मीडिया या कोर्ट या जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को की समीक्षा करना। मैं नहीं मानता जो अभी लोग कहते हैं मीडिया में बिखराव, मीडिया इस तरफ है, उस तरफ है, कोई नाम दे दीजिए। आप बताइए, आजादी के बाद मैंने मीडिया के हर चरण को पढ़ा है, राजनीति के हर चरण को पढ़ा है। आप बताइए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सत्ता का चरित्र एक है, उसके चेहरे अलग अलग हैं। आपको इंदिरा गांधी पसंद हो सकती है, आपको राजीव गांधी पसंद हो सकते हैं, आपको मुलायम सिंह पसंद हो सकते हैं, आपको नरेंद्र मोदी पसंद हो सकते हैं, आपको योगी आदित्यनाथ, लेकिन सत्ता का चरित्र बिल्कुल एक है। आप बताइए, आजादी के बाद मैं पत्रकारों की पूरी फहरिस्त सुना सकता हूं जिनको दोनों पक्षों ने राज्यसभा भेजा, जिन्हें हाई कमिश्नर बनाया, जिन्होंने खुलेआम तौर पर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई है। खुशवंत सिंह जैसा पत्रकार, जिसकी किताब ट्रेन टू पाकिस्तान इस दुनिया की सबसे बेस्ट सेलर बुक्स में से है, जिसने सिख धर्म का इतिहास इतने जबरदस्त तरीके से लिखा कि आज तक वैसा लेखक पैदा नहीं हुआ, जिसने अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट, वो भी बड़े मजेदार किस्सा है। अमृता प्रीतम इतनी बड़ी पंजाबी की लेखिका, उनके सारे ट्रांसलेशन खुशवंत सिंह ने किए। अमृता प्रीतम, बड़ी मजेदार बात है, एक बार उन्होंने खुशवंत सिंह से कहा कि मैं अपनी जीवनी लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जीवनी तो रसीदी टिकट पे आ जाएगी। एक साहिर लुधियानवी और एक इमरोज, 2 ही पुरुष तुम्हारी जिंदगी में आए, ये तो रसीदी टिकट में तुम्हारी बायोग्राफी आ जाएगी। तो अमृता प्रीतम ने अपनी बायोग्राफी का नाम, ऑटोबायोग्राफी का नाम रसीदी टिकट रखा, वो भी इंग्लिश में, खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह जैसे प्रकांड विद्वान जो इस धरती ने पैदा किए, इस मुल्क ने, उसमें एक आदमी वो भी है। उनके जैसा प्रकांड विद्वान अगर इमरजेंसी का समर्थन करता है, इंदिरा गांधी का समर्थन करता है, और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजती है, तो ये क्या है? उन्हीं के शागिर्द कुलदीप नैयर, जो इस देश के सबसे मूर्धन्य पत्रकारों में से एक माने जाते हैं, उनकी किताबें एक दस्तावेज है। और जब देवगौड़ा सरकार बनती है, जब गुजराल सरकार बनती है, पूरा जिक्र है किताबों में। सीताराम येचुरी, कुलदीप नैयर, कॉमरेड सुरजीत, ये सारे लोग साथ जा रहे थे और सरकार बनाने में, प्रधानमंत्री बनाने में, मंत्रियों को बनवाने में कुलदीप नैयर जी की भूमिका थी। वो राय देने वालों में शामिल थे, वो खुद लिखते हैं और तमाम राजनीतिक
विचारकों ने, लेखकों ने और नेताओं ने यह लिखा है कि कुलदीप नैयर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उस गैर कांग्रेसी सरकार को बनवाने में थी। इस देश के लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन्हें 1997 में राज्यसभा भेजा गया। अभी पूरे बिहार और झारखंड के सबसे सम्मानित नेताओं में से पत्रकारों में से एक प्रभात खबर के लंबे समय तक प्रबंध संपादक रहे और इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। अभी बीजेपी ने दोनों तरफ का मैंने कहा ये मैं लिस्ट पूरी सुना सकता हूं। जब मंत्री बनाए गए, जब राज्यसभा भेजे गए, जब गवर्नर बनाए गए, जब हाई कमिश्नर बनाए गए पत्रकार। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, उसकी वैचारिकी नहीं होनी चाहिए, उसका विचारधारा न हो, मैं इसका भी खंडन करता हूं। इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इंसान के पास विजडम है, इंसान मुस्कुराता है, इंसान सेंसिटिव है, अपनी रिश्तेदारी, अपने शागिर्द, अपनी दोस्ती मित्रता निभाना जानता है, उसके अंदर एक सामाजिक सरोकार की भावना है। ये 3-4 बातें हैं जिससे इंसान और जानवर अलग होता है। कोई जानवर हंसता नहीं, किसी जानवर में अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता, कोई जानवर किसी वैचारिकी और विचारधारा से प्रभावित नहीं होता। इंसान वो इंसान है ही नहीं जिसकी कोई विचारधारा न हो। विचार शून्यता वाला कोई भी इंसान जानवर के बराबर है। और अगर आपके अंदर विचार होगा और अगर आप सोचेंगे और मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई ना कोई विचारधारा आकर्षित करेगी। शायद वो दक्षिणपंथी हो, शायद वो वामपंथी हो, चाहे वो समाजवादी हो, लेकिन बिना प्रभावित हुए आप नहीं रह सकते। लेकिन उसकी झलक अगर आपकी रिपोर्टिंग में है, अगर आपकी एंकरिंग में है, तो आप अपने पेशे से न्याय नहीं कर रहे। और झुकाव होना एक अलग बात। वैसे ही जैसे किसी जाति विशेष का डॉक्टर बहुत बड़ा सर्जन हो और वो मरीजों को जाति विशेष के हिसाब से देखे तो वो पेशे के साथ न्याय नहीं कर रहा। ठीक इसी तरह पत्रकार का रोल भी होना चाहिए, ठीक इसी तरह वकील का भी रोल होना चाहिए। उसका अपना, अभी मैं सुनता रहता हूं, अभी कोई भाई कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खोल दिया गया। देखिए ये वक्त, मैंने क्या कहा, अभी का जो समाज है और खासकर सोशल मीडिया आने के बाद ये बाइपोलर हो गया, दो तरफ। यही अभी जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से ज्यादातर लोगों की किसी मुद्दे विशेष पर राय लें, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूं, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकाधिक लोग बटे हुए या इस तरफ है या उस तरफ। और सारे, वो एक बहुत प्रख्यात राजनीतिक विचारक है सीएल वेपर, उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा है कि तर्क भावनाओं का दास होता है। आपकी जैसी भावनाएं होती हैं आप तर्क वैसे करते हैं। तो आप तर्क देते हुए, किसी भी बात का तर्क देते हुए आप एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि कहीं आप भावनाओं के बहाव में, भावनाओं के प्रभाव में अपना तर्क तो नहीं दे रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है। अब जब दो तरफ समाज, राजनीतिक विमर्श, सामाजिक विमर्श बटा हुआ है तो उसमें आप इसी तरह के तर्क देते हैं। क्या आप सोचिए इस देश में क्या क्या हुआ है। क्या कोई आदमी आज की तारीख में जितनी लोकप्रियता मोदी जी की इस वक्त है, वो देश के प्रधानमंत्री, और मैं मानता हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो कोई हो वो 140 करोड़ जनता का सिरमौर है। उनका सम्मान, उनका पद, वो सबके लिए, वो सबके प्रधानमंत्री है। और हमारी पूरी राष्ट्रीय अस्मिता हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़ी रहती है। जब वो एक बार इस पद पर पहुंचते तो वो किसी पार्टी के नेता नहीं रहते। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भारत के आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में अगर शुमार किया जाएगा तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम मैं मानता हूं सबसे ऊपर आएगा। अलग अलग कैटेगरी है, तो लोकप्रियता में उनकी कैटेगरी है। आप सोचिए इंदिरा गांधी एक समय ऐसी थी, एक समय ऐसा ही माहौल था। भारतीय राजनीति का जो आजादी के बाद का 80 साल का ये पूरा हो रहा है चक्र, या आप देखिए 20-20 साल का एक टाइम स्पेन चला है। 20-20, 25-25 साल एक तरह की राजनीति हावी रही है, उसका बोलबाला रहा। उन दिनों इंदिरा जी का बोलबाला था और उनके चापलूस और उनके इर्द गिर्द के लोग ये नारा देने लगे थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ऐसे ही जैसे आजकल
अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बोला तो ऐसे लगता है कि वो राष्ट्र के खिलाफ हो गया, अगर आपने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला तो आप देश के खिलाफ हो गए। इसी तरह का माहौल था। आप कल्पना कीजिए, इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके सरकारी निवास में हुई। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दुनिया जानती है, उनके सुरक्षा में तैनात थे। लोगों ने उनसे कहा था कि अब हटा दिया जाए, ऐसी रिपोर्ट है आईबी की, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ठीक। उन दोनों ने सरेआम दिन में तमाम सिक्योरिटी के भीतर उनकी हत्या कर दी और हत्या के बाद राम जेठमलानी ने सतवंत सिंह का केस लड़ा। अब आप कल्पना कीजिए कि इस समय जो देश का माहौल है, क्या इस तरह की चीजों को लेकर के अब हम उतने, और राम जेठमलानी ने पूरा उनका इलेक्शन लड़ा, पूरा केस लड़ा। लोकतंत्र सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध की जो आपके विरोध की आवाज हो, उसको समर्थन वाली आवाज से ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। यही लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र यही। और अपने विचारों को थोपा जाए या आप जो सोच रहे हैं वही सच है और दूसरा जो बोल रहा है वो आपका मतभेद वाला नहीं है, मनभेद वाला है। ये जो प्रक्रिया समाज में चलती जा रही है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जहां तक मीडिया की बात है, मैंने पहले ही कहा, देखिए हम लोग ऐसे दौर में मीडिया में आए कि हमने ट्रांजिशन पीरियड बहुत देखे। हम पहले न्यूज़पेपर से टेलीविजन जब नया नया आ रहा था, उसी वक्त हम लोग टेलीविजन में आए। उस वक्त पढ़े लिखे लोग, उस वक्त के जो अच्छे पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी जैसे वरिष्ठ लोग, ये टीवी पत्रकारों को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे और टीवी पत्रकारिता में जाना भी बड़ा हल्का माना जाता था कि प्रिंट मीडिया में जो बात है वो टीवी में कहाँ है, और इसमें नए नए लड़के आ रहे हैं, और नए नए लड़के आए भी। फिर धीरे धीरे टेलीविजन मीडिया ने वो स्थान हासिल कर लिया कि प्रिंट मीडिया उसको फॉलो करने लगा। हमने वो दौर देखा कि सोशल मीडिया पिछले 7-8 वर्षों में किस तरह से उसने टेलीविजन को हाईजैक कर लिया। और ये जो ट्रांजिशन का फेज है आप देखिए, लेकिन इसमें एक खतरा विश्वसनीयता का है, एक खतरा डिग्निटी का है। आप देखिए, आप इतना बड़ा कुंभ हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हुआ। ये ठीक है 144 साल का फार्मूला किसने लगाया नहीं लगाया। दरअसल योगी जी की सरकार आई 2019 में, पहला कुंभ था वो अर्ध कुंभ था। कुंभ तो 13 में लगा था, तो अर्ध कुंभ को ही कुंभ कह दिया, तो 2025 वाले को महाकुंभ कहना मजबूरी थी, क्योंकि अर्ध कुंभ के बाद कुंभ आता है। और तो उन्होंने 19 वाले को ही कुंभ कह दिया, तो 25 वाले को तो महाकुंभ कहना ही था। वैसे महाकुंभ 144 सालों में लगता है, तो वो बात एक तरफ है। लेकिन इस पूरे, मैं तो अभी कुंभ से आ ही रहा हूं, सुबह चला था, इस पूरे कुंभ को सोशल मीडिया ने देखिए कैसा हाईजैक कर लिया। पूरे देश और दुनिया में कुंभ के नाम पे क्या चर्चा चली। पहली IITN बाबा, वो एक आदमी जो खुलेआम ये बात कह रहा है कि वो चरस पीता है, एक आदमी जो खुलेआम कहता है कि वो नशे में रहता है, उसके भगवा रंग के कपड़े पहन लेने और एक अखाड़े में बैठ जाने से वो IITN बाबा हो गया और लोग उससे अध्यात्म की बातें करने लगे। हो सकता हूं, मैं मिला नहीं हूं, लेकिन हो सकता है उन्हें अध्यात्म का ज्ञान हो, लेकिन किसी भी हमारे बड़े साधु संतों से, प्रयागराज की महिमा से, कुंभ के इतिहास से, कुंभ की मान्यताओं और आस्थाओं से और अखाड़ों से और शंकराचार्य के भारत की एकता और अखंडता के लिए किए गए प्रयासों की, उन सब की चर्चा के बगैर IITN बाबा सबसे ज्यादा हिट रहे। दूसरे नंबर पर एक लड़की जिसने भगवा कपड़े पहने थे, सुंदर साध्वी। अब बताइए कि मीडिया में यह शब्द लिखा जा सकता है? किसी साध्वी को सुंदर साध्वी कैसे कहा जा सकता है? साध्वी अगर आप कहते तो साध्वी अपने आप में ही काफी है, लेकिन जानबूझकर सोशल मीडिया में ऐसे शब्दों का प्रयोग, सुंदर साध्वी, IITN बाबा, मोनालिसा, जिसका नाम मोनालिसा रख दिया उसे पता ही नहीं मोनालिसा कौन है। ये हमारे कुंभ के ये बाई प्रोडक्ट निकले सोशल मीडिया के जरिए। और हमारा जो मेन कुंभ का जो लोगों की परेशानियां या लोगों की आस्थाएं, लोग कितने जगहों से आ रहे हैं, लोग वहां आकर के किस तरह से संगम का दृश्य बन रहा है, कितनी दुनिया के लोग आ रहे हैं।
अभी मैं आ रहा था, अमेरिका की 2 गुजराती लेडी, हमारे एक फ्रेंड है पुलिस ऑफिसर, तो उनको 2 दिन पहले ये रियलाइज हुआ कि अगर वो नहीं गई तो उनका हिंदू होना गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने अभी टिकट कराया, तो मैं रास्ते में था तो वो बोले कि वो आ रहे हैं और उनके यहाँ रुकने का 1 दिन का इंतजाम करा देना। यूएस से आ रही। मैंने कहा यूएस से अब खत्म हो रहा है कुंभ, तब क्यों आ रही है? कह रहे लास्ट में रियलाइज हुआ कि हम न जाके कुछ खो न जाए। तो इस तरह बहुत सारी इस तरह की बातें हैं, लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया ने इसको किस तरीके से कुंभ को पेंट किया। 5-7 स्टोरी और नहीं तो और। हम लोग तो इलाहाबाद में 10 साल पढ़े, 2007, 13, 19, 25 4 कुंभ मैंने कवर किए। मेरे साथ आज तक किसी भी नागा साधु ने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की। वो हमेशा भक्त को भगवान कहते हैं, आओ भगवान बैठो। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो वो हमें पैसे भी दे देते थे, शाम को जाते वक्त थोड़ा इमोशनल हम लोग आते थे, 100, 200, 500 रुपए भी देते थे। और इस बार के अखाड़ा के नागा साधुओं का चित्रण सोशल मीडिया ने ऐसे किया जैसे वो देश के सबसे उदंड लोग हैं। वो जिसको देखो चिमटे से दौड़ा लेते हैं, जिसको देखो वो गालियां देते हैं। इस तरह की चीजें लेकर के वो आए। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है और मेरी स्पष्ट मान्यता यह है कि सोशल मीडिया ने तर्क संगत व्यक्तियों को तर्कहीन बना दिया, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी। जो लोग जवाहरलाल नेहरू की किसी भी किताब के 10 पेज नहीं पढ़े, वो न जाने क्या क्या उनके बारे में कहते हैं। जो लोग महात्मा गांधी के किसी भी किताब के 20 पेज नहीं पढ़े, वो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। जो लोग दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो लगा दिया जाए और पूछ दिया जाए कि कौन किसकी है, वो ना बता पाएंगे, वो भी भारत, राष्ट्र, अखंडता, हिंदुत्व की बात करते हैं। जो लोग गुरु गोलवलकर और हेडगेवार जी में आगे पीछे नहीं बता पाएंगे, वो लोग भी ये जो आरएसएस की बात करते हैं, ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश में वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर 2 विचारधाराएं एक साथ शुरू हुई। भारत की आजादी से पहले 1925-24 में कम्युनिस्ट आंदोलन और 25 में आरएसएस, दोनों की विचारधाराएं विपरीत थी। आर्थिक मामलों में उनकी समझ विपरीत, धर्म के मामले में उनकी समझ विपरीत, समाज के मामले में उनकी सोच विपरीत। दोनों 100 साल से इस देश में चल रहे हैं। पहले राजनीतिक रूप से कम्युनिस्टों को ज्यादा फायदा हुआ, कम्युनिस्ट ज्यादा प्रभावी हुए देश के उन इलाकों में जहां आर्थिक असमानता थी। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब सरदार पटेल, महात्मा गांधी के निधन के बाद आरएसएस पे बैन लगा। मैं बहुत इतिहास की बातें नहीं, मैं हल्की फुल्की बातें इसलिए सुना रहा हूं कि उससे लोगों के सोचने समझने का, मुझे लगता है कि हर आदमी को किताबें पढ़नी चाहिए और उसे मूल पाठ अगर पढ़े तो बहुत सारी भ्रांतियां जो उसके दिमाग में है वो निकल जाएंगी। और ये बातें तभी निकलेंगी जब आपके पास फैक्ट होगा। व्हाट्सएप और फेसबुक तो पागल बनाने का काम करता है, एक एक चीज ऐसी ऐसी भेज देता है, उसकी सत्यता कहीं प्रभावित नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद, गांधी जी की मृत्यु के बाद जब आरएसएस पे बैन लगा और आरएसएस अपना काम तेजी से कर रहा था, और उसी समय पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट मूवमेंट भी, और ज्यादातर देखिए विचारधारा के प्रति कोई बेवकूफ मूल व्यक्ति कोई विचारधारा का प्रतिपादन नहीं कर सकता। मौलिक विचार के लिए तो आदमी का इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होना बहुत जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको मालूम है कि देश के सबसे कम उम्र के विश्वविद्यालय के कुलपतियों का रिकॉर्ड अभी भी उनके नाम। और ऐसी जगह पर, मैं तो उनके घर भी गया हूं, आशुतोष मुखर्जी उनके फादर बहुत ही लर्नेड आदमी थे। ऐसी जगह पे जहां कम्युनिस्ट इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, ऐसी जगह पे जहां विभाजन की विभीषिका, पश्चिम बंगाल और पंजाब 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने विभाजन की विभीषिका बहुत झेली। ऐसी जगह पे जहां माहौल बहुत टेंस था, वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुरुजी के साथ मुलाकात में कहा कि ये आरएसएस या एनजीओ टाइप संगठन से, समाज सेवा से कुछ नहीं होगा, ये सूबे के वंदना से और शाखाओं से कुछ नहीं होगा। गुरुजी भी उनकी बात से सहमत थे। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहिए।
फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और वहां से चलते चलते 1950 अब 100 साल पूरा हो रहा है। और देखिए समय का कालचक्र कि आज देश की राजनीति से कम्युनिस्ट, अब वो उनकी चर्चा खत्म सी हो गई है और एक तरह से भगवा लहरा रहा है। ज्यादातर मानचित्र पर आप देखें तो वैचारिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा संघर्ष चलते आया देश में और कांग्रेस ने इस दौरान अपने को मध्यम मार्गी बनाया। जब उसे मौका लगा वो हिंदुत्व की तरह घूम गई, जब उसे मौका लगा उसने अपने आप को सेकुलरिज्म की तरफ घुमाने का काम किया। राजनीतिक दृष्टि से उसे जब, और राजनीतिक दलों का ध्येय, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और राजनीतिक दल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही लाइन लिखी होती है कि हर राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति। तो इस सत्ता प्राप्ति में सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं और हम उनके उपकरण बनते जा रहे हैं, हम उनके टूल्स बनते जा रहे हैं। जहां तो हमको उन पे दबाव डालना चाहिए हम उनके हाथ के खिलौने बनते जा रहे हैं। वो इसलिए कि हमारे भीतर का मौलिक चिंतन खत्म हो जा रहा है, हम अपनी तार्किक शक्ति को खत्म किए जा रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ मानते जा रहे हैं। जो बताया जा रहा है उसको मानते जा रहे हैं और उस पर सवाल उठाने की हमारी प्रक्रिया, अगर आप किसी चीज पे सवाल उठा दें तो कहेंगे ये तो मोदी विरोधी पत्रकार है, ये तो योगी विरोधी पत्रकार है। और अगर आपने दूसरी तरफ की कोई बात की तो कहेगा ये कांग्रेस परस्त पत्रकार है। तो आप दो ही में आप हैं, तीसरे में आप नहीं हो सकते। और इसका फायदा दोनों तरफ के लोग पुरजोर उठा रहे हैं। एक तरफ मेन स्ट्रीम में एक तरह के लोग अपना फायदा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ दिन रात प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी को जल भुन के बोलते रहने वाले लोग अपनी दुकान सोशल मीडिया पर चमका रहे हैं। और ये ट्रेंड पूरे देश में चलता चला जा रहा है और ये देश के लिए खतरनाक बहुत है। मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे एक मेरे प्रशंसक मिले, उन्होंने कहा राजीव जी मीना मैं आपका प्रोग्राम देखे सोता नहीं हूं। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुई हो। तो मैंने कहा आप कब देखते हैं? उन्होंने कहा खाना खा के लेटता हूं, मोबाइल पेट पे रखता हूं, आपका प्रोग्राम लगा देता हूं और सुनते सुनते ही सो जाते हैं। तो मैंने कहा ये सोने के लिए आप सुनते हैं? तो उन्होंने कहा पूरा तो कभी नहीं देख पाते, लेकिन आपको प्रोग्राम लगा देखे बगैर सोते नहीं। तो आप बताइए एक न्यूज का ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम, जैसे हम आप लोग सोने के लिए किसी जमाने में मुशायरा लगाते थे, गजलें सुनते थे, वैसे लोग न्यूज के प्रोग्राम देखते। और मैं बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को जानता हूं जिनके वीडियोस लोग ऐसे ही सुन रहे हैं। वो दुकान बंद करके, ऑफिस से घर जाके, खाली होके, चूंकि वो उनके मन की बात कह रहा है इसीलिए वो सिर्फ उसी को सुनेंगे, वो अपने खिलाफ वाले को सुनना नहीं चाहते। यहां बैठे सारे लोगों से मेरा आग्रह ये है कि जो आपकी मन की बात करे, ऐसे किसी भी पत्रकार, ऐसे किसी भी लेखक को पढ़ना और सुनना बंद कर दीजिए। जो आपके कानों में चुभता हो, अब वो आज से उसको सुनना शुरू कीजिए, आज से उसको पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपका विचार अपने आप ही थोड़ा विस्तार लेगा। बहुत देर से मुझे मौका मिला और मैं वैसे तो बाकी जगहों पर बोलने में बहुत सहज रहता हूँ, यहाँ हर चेहरा पहचाना लगता है तो मुझे लगता है मैं यहाँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, नानी के आगे ननी और बखान, तो इस टाइप से बहरहाल आप लोगों ने वक्त दिया, इसका बहुत शुक्रिया।